आरबी स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने संविधान के स्रोत और संविधान की प्रस्तावना के विषय में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम संविधान के प्रमुख भाग के विषय में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मूल रूप से हमारे संविधान में 22 भाग थे, परंतु वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। परंतु हम यहाँ प्रमुख भागों का ही अध्ययन करेंगे। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संविधान का पहला भाग अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक दिया गया है। इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र वर्णित है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन तथा राज्यसभा में उनकी सीटों से संबंधित वर्णन भाग 1 में दिया गया है। आप मैप में भारत के राज्य क्षेत्र को देख सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा महत्वपूर्ण भाग है भाग 2। दोस्तों, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, हम यहाँ बताते चलें कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहाँ पर संघ सरकार और राज्य सरकार की अलग अलग नागरिकता होती है। यदि आप जिस राज्य के रहने वाले हैं तो आप उस राज्य की नागरिकता तथा यूएसए की नागरिकता जो है उसकी भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। परंतु हमारे देश में एकल नागरिकता है, अर्थात हमारे देश में कोई भी नागरिक भारत का ही नागरिक होता है, न कि विशेष राज्य का। भाग 2 में नागरिकता के ग्रहण, त्याग, वंचन और नागरिकता संबंधी नियम बनाने की संसद की शक्ति दी गई है। अगला भाग है दोस्तों भाग 3। भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिया गया है। दोस्तों, इसमें मूल अधिकार से संबंधित वर्णन है। हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार हैं और इस भाग में 5 प्रकार की रीटें मूल अधिकारों का लागू होना बताया गया है। दोस्तों, मूल अधिकारों का प्रावधान यूएसए के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। हम यहाँ 6 प्रकार के मूल अधिकारों को थोड़े समय में देखेंगे। दोस्तों, 6 प्रकार के जो अधिकार हैं उसमें सबसे पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार 6 अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं, जिनका अध्ययन हम विस्तृत रूप से मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में करेंगे। अगला भाग है दोस्तों भाग 4, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जो कि आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत हम पंचायतों के संगठन, समान नागरिक संहिता, निःशुल्क विधिक सहायता आदि विषय देखेंगे। इस प्रकार देखते हैं कि भाग 4 जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला जो प्रमुख भाग है दोस्तों भाग 4 क, जो कि अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 51 का या भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। आपसे यह प्रश्न पूछता है कि मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में कब शामिल किया गया। तो दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको हमारे संविधान में शामिल किया गया। तो 3 प्रश्न बनते हैं, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा और कब, 1976 में। दोस्तों, जब जो है हमारे संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए 1976 में, उस समय केवल 10 ही मूल कर्तव्य थे, परंतु वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। अब एक प्रश्न और भी बनता है मूल कर्तव्यों से दोस्तों, वो है कि मूल कर्तव्य किस देश से प्रभावित हैं या किस देश के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया। तो दोस्तों, तत्कालिक यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस जो था उस समय 1971 या 1991 के पहले सोवियत संघ था, वहाँ से लिया गया। क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में जो बांग्लादेश जिसमें निर्माण हुआ, उसमें यूएसएसआर ने हमारा साथ दिया था। इससे प्रभावित होकर के इंदिरा गांधी सरकार ने हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया। तो दोस्तों, हमने यहाँ देखा है
कि भाग 4 का अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्यों से संबंधित है। अगला भाग है दोस्तों भाग 5। भाग 5 जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक दिया गया है। इसमें दोस्तों संघ सरकार का वर्णन है। जब हम संघ सरकार की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें निम्न बातें आ जाती हैं। संसद के 3 भाग हैं दोस्तों, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये संसद के 3 अंग हैं। जब हम संघ सरकार का अध्ययन करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और मंत्रिपरिषद क्या होती है, इसकी सदस्य संख्या, इनके अधिकार और कर्तव्य आदि का अध्ययन करेंगे। तो भाग 5 में संघ सरकार दिया गया है, जिसमें संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और संघीय न्यायपालिका, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक दी गई है। और संघ सरकार के अंतर्गत ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे CAG कहा जाता है, इसका भी वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक CAG या नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। अगला जो प्रमुख भाग है दोस्तों भाग 6। भाग 6 है, इसमें जो है अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक दिया गया है। इसमें राज्य सरकार का वर्णन है। जब हम राज्य सरकार की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें राज्य विधानमंडल, जिसके अंतर्गत राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, मूल रूप से 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। जहां विधान परिषद है वो भी वहां विधान परिषद भी राज्य विधानमंडल में शामिल होती है। और राज्य सरकार के अंतर्गत ही दोस्तों हम उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य सरकार का वर्णन है, जिसमें राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय विभिन्न राज्यों के और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। अगला भाग है भाग 8। भाग 8 अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक दिया गया है। दोस्तों भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र या संघ शासित प्रदेश, जिसे यूनियन टेरिटरी कहा जाता है, उनके प्रशासन से संबंधित है। दोस्तों हाल ही में संसद ने अनुच्छेद 240(1) में संशोधन करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक में मिला दिया है, जिसमें दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिनको मिला करके एक कर दिया गया है। अब वर्तमान समय में दोस्तों वर्तमान में 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव और दादरा नगर हवेली को एक होने के बाद अभी एक हो गए हैं, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार। इस प्रकार से 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिन्हें संविधान के भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 तक दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों भाग 9। भाग 9 में दोस्तों अनुच्छेद 243 के बहुत पार्ट हैं। तो भाग 9 अनुच्छेद 243 में पंचायतों का वर्णन है। जब हम पंचायतों के विषय में अध्ययन करेंगे तो उसमें विस्तार से अध्ययन करेंगे। भाग 9 अनुच्छेद 243 पंचायतों का वर्णन। भाग 9 का में दोस्तों अनुच्छेद 243 का ही सबसेक्शन है, जिसमें न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार भाग 9 में पंचायत और भाग 9 का में जो है नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। भाग 9 ख दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आजकल इससे ही प्रश्न ज़्यादा बन रहा है कि भाग 9 ख किससे संबंधित है, या फिर सहकारी समितियां संविधान के भाग कितने में दी गई हैं। तो भाग 9 ख अनुच्छेद 243 ZH से ZT तक दिया गया है, जिसमें सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। सहकारी समितियां वो होती हैं दोस्तों जो किसी कार्य विशेष के लिए लोगों के समूह के द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे कि कृषि संबंधित सहकारी समितियां और पशुपालन से संबंधित सहकारी समितियां। सहकारी समितियों का प्रावधान मूल रूप से संविधान में नहीं था दोस्तों। 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा भाग 9 ख को संविधान में जोड़ा गया और सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब देखते हैं दोस्तों कि सहकारी समितियां होती क्या हैं। तो सहकारी समितियां मूल रूप से लोगों के समूह निर्मित करके किसी कार्य को संपन्न करने की एक प्रक्रिया है। एक संगठन बनाते हैं लोग जो किसी कार्य को संपन्न करते हैं। इसमें एक दूसरे की सहायता करते हैं। जैसे कि आपने गाँव में देखा होगा कि कृषि से संबंधित सहकारी समितियाँ, जैसे कि इफ़को की खादें जहां आप लेने जाते हैं गांव में, यदि आप गांव से रूरल सेक्टर से रिलेट करते हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे कि खाद वगैरह जहां मिलती है वो सहकारी समितियों के ही एक भाग हैं, एक प्रकार हैं। अगला जो भाग है दोस्तों भाग 10। भाग 10 अनुच्छेद 244। इसमें दोस्तों अनुसूचित
और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जितने हैं उनके प्रशासन से संबंधित वर्णन है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र किसी भी क्षेत्र को घोषित किया जाता है। जिन क्षेत्रों में प्रायः जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ज़्यादा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा उन क्षेत्रों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाता है। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र हैं तथा लद्दाख के क्षेत्र और पूर्वोत्तर के राज्यों में कुछ क्षेत्र हैं जो कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो भाग 10 में और अनुच्छेद 244 में इन्हीं क्षेत्रों अर्थात अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित वर्णन किया गया है। एक सेकंड दोस्तों, हाँ, भाग 11 है दोस्तों। भाग 11 जो कि अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक दिया गया है। इसमें केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन किया गया है। आपसे यह प्रश्न पूछता है कि संघ राज्य या केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन संविधान के भाग कितने में है, तो भाग 11 में है। दोस्तों, मूल रूप से केंद्र और राज्यों के बीच में 3 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, जिसमें विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध आते हैं। परंतु भाग 11 में विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध ही दिए गए हैं। विधायी संबंधों का वर्णन अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक है तथा प्रशासनिक संबंधों का वर्णन अनुच्छेद 255 से 263 तक दिया गया है। अगला जो भाग है दोस्तों, भाग 12। भाग 12 है अनुच्छेद 264 से लेकर 300 क या ये तक है। इसमें केंद्र राज्यों के वित्तीय संबंधों के बारे में बताया गया है तथा जो राज्य सरकारें केंद्र सरकार से ऋण लेती हैं उनका वर्णन और संपत्ति का अधिकार दिया गया है। दोस्तों, भाग 12 में अनुच्छेद 268 से लेकर के 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अलावा इस विषय पर कई अन्य उपबंध भी हैं। यहाँ दोस्तों संपत्ति के अधिकार से एक प्रश्न बनता है जिसको हम बाद में भी अध्ययन करेंगे जब हम मूल अधिकारों के विषय में देखेंगे कि संपत्ति का अधिकार मूल रूप से हमारे संविधान में एक मूल अधिकार था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके इसको वैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया और भाग 12 में शामिल किया गया। अनुच्छेद 300 का जो है ये संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड है दोस्तों, इसी में संपत्ति का अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार हमने देखा दोस्तों भाग 12, जिसमें केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध और राज्य सरकारों द्वारा लिया गया ऋण और संपत्ति के अधिकार संबंधी वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों भाग 13। भाग 13 दोस्तों अनुच्छेद 301 से 307 तक दिया गया है। इसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित वर्णन है। आप भारत के राज्य क्षेत्र को देख सकते हैं मैप में। इस पूरे क्षेत्र में दोस्तों जितना भारत का मैप दिया गया है उस पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य कैसे होगा, टैक्सेस कैसे लगेंगे और वस्तुओं का आवागमन कैसे होगा, किन वस्तुओं पर प्रतिबंध होगा आवागमन में या व्यापार पर, ये सभी वर्णन जो दिया गया है दोस्तों भाग 13 अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक दिया गया है। अगला भाग है दोस्तों भाग 14। भाग 14 अनुच्छेद 308 से लेकर 323। इसमें दोस्तों संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं दी गई हैं। दोस्तों इसमें मुख्य रूप से लोक सेवाओं का वर्णन है जो कि अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक दिया गया है। आपसे यह प्रश्न भी पूछता है कि लोक सेवा आयोग, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग हो, इसका वर्णन संविधान के भाग कितने में है, तो भाग 14 में लोक सेवाओं का वर्णन है। जैसा आप देख सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग जो भी हैं उनका वर्णन भाग 14 में अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक किया गया है। मूल रूप से कभी कभी यह प्रश्न पूछता है दोस्तों कि लोक सेवाओं का वर्णन अनुच्छेद कितने से कितने तक दिया गया है, तो अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक लोक सेवाओं का वर्णन है। आगे देखते हैं दोस्तों भाग 14 का अनुच्छेद 323 का। दोस्तों इसमें प्रशासनिक अधिकरण या प्रशासनिक न्याय अधिकरणों का वर्णन है। यह भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित प्रश्न जरूर पूछता है, विशेषकर सिविल सेवाओं में। दोस्तों भाग 14 का जो है इसमें अधिकरणों का प्रावधान है और इसे जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें दोस्तों जो प्रशासनिक अधिकरण होते हैं वे जितनी भी लोक सेवाएँ हैं उनसे संबंधित विवादों को हल करते हैं।
आगे देखते हैं दोस्तों, अगला जो भाग है वो है भाग 15। भाग 15 से भी दोस्तों बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं। भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक दिया गया है। इसमें निर्वाचन या चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। दोस्तों भाग 15 में ही हम वयस्क मताधिकार, निर्वाचक नामावली और राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने संबंधी प्रावधान देखेंगे। भारत का जो निर्वाचन आयोग है दोस्तों, जो कि संसद या लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं का जो चुनाव कराता है, उस भारत के निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक किया गया है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है दोस्तों। भाग 15 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भाग 16 है दोस्तों, भाग 16 अनुच्छेद 300 से लेकर के 342 तक दिया गया है। इसमें कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किया गया है। जैसा कि दोस्तों हम कुछ उदाहरण के लिए देखते हैं कि अनुच्छेद 330, जिसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, तथा अनुच्छेद 332 जो है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाग 16 जो है, इसमें कुछ वर्गों विशेषकर एसटी और ओबीसी से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं कि उनका लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानमंडलों में किस प्रकार से स्थानों का आरक्षण रहेगा। अगला भाग है दोस्तों भाग 17। भाग 17 में दोस्तों अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक वर्णन किया गया है। इसमें राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसमें संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय आदि की भाषाओं से संबंधित प्रावधान किया गया है कि कौन सी भाषा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा संघ की भाषा होगी और प्रादेशिक भाषा अर्थात राज्यों की भाषाएं कौन सी होंगी। भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक दी गई हैं। अगला भाग है दोस्तों भाग 18, और यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक दिया गया है। इसमें आपातकाल संबंधी या आपात उपबंध दिए गए हैं। दोस्तों हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात उपबंध दिए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 में दिया गया है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जो कि अनुच्छेद 356 में दिया गया है, और अनुच्छेद 360 जिसके तहत वित्तीय आपातकाल दिया गया है। दोस्तों एक प्रश्न यह बनता है परीक्षा में कि वित्तीय आपातकाल क्या हमारे देश में कभी लागू हुआ है? तो नहीं, एक बार भी अभी तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। इनके बारे में हम विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे, परंतु यहाँ ध्यान दें कि भाग 18 आपात उपबंध, जिसमें 3 प्रकार के आपात हैं, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, इनका प्रावधान भाग 18 में किया गया है। अगला जो भाग है दोस्तों भाग 19 अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक है प्रकीर्ण। इसको जब आप पढ़ते होंगे तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि प्रकीर्ण क्या है। दोस्तों इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ संरक्षण प्रदान किया गया है, विशेषकर दीवानी मामलों में। इन्हें यह कहा गया है कि ये अपने कार्यकाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी दीवानी मामले में इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हाँ, फौजदारी मामले में जो जितने भी क्रिमिनल जो है मामले होते हैं उनमें इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, परंतु 2 महीने की पूर्व नोटिस के बाद ही। और इसमें दोस्तों कुछ छूटें हैं। प्रकीर्ण का मतलब छूटें हैं या संरक्षण है, तो इसमें संसद की कार्रवाइयों के प्रकाशन का संरक्षण भी दिया गया है। तो भाग 19 में प्रकीर्ण दिया गया है या संरक्षण दिया गया है। इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ संरक्षण दिया गया है, और संसद की सत्य कार्यवाही का प्रकाशन यदि आप करते हैं तो आपको भी कुछ संरक्षण प्रदान किया गया है। भाग 19। अगला है दोस्तों भाग 20। भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधनों की प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों भाग 20 जो संविधान संशोधन से संबंधित है, यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। आपसे यदि प्रश्न पूछे कि भाग 20 में क्या दिया गया है, तो संविधान संशोधन या संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और आपसे यदि प्रश्न पूछे कि संविधान संशोधन किस देश के संविधान से प्रभावित हैं, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया हमारे संविधान में अपनाई गई है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। अगला भाग है दोस्तों भाग 21 अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक। इसमें कुछ राज्यों के लिए अस्थायी और संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों जब आप पूर्वोत्तर के राज्यों को 371 वगैरह जब पढ़ते हैं, तो कुछ पूर्वोत्तर के राज्यों और कुछ पहले बिहार और छत्तीसगढ़, झारखंड से संबंधित विशेष प्रावधान थे जो किए गए थे दोस्तों, वो भाग 21 के अंतर्गत ही किए गए थे। तो भाग 21 अनुच्छेद 369 से लेकर 392 कुछ राज्यों के लिए अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध
से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 370 जो था दोस्तों, जिसे अब समाप्त कर दिया गया, यह भाग भी जो कि जम्मू कश्मीर में लागू था, भाग 21 के अंतर्गत यह प्रावधान भी आता था। और जो आखिरी भाग है दोस्तों, भाग 22 अनुच्छेद 393 से लेकर 395, इसमें जो है दोस्तों संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ संबंधी प्रावधान है। दोस्तों भाग 22 में भारत के संविधान के बारे का संक्षिप्त नाम, भारत का संविधान और इसके हिंदी के प्राधिकृत पाठ, जितने भी संशोधन होते हैं उनको जो है हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाता है। यह जो है भाग 22 के अंतर्गत कहा गया है। दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि संविधान के प्रमुख भाग और उससे बनने वाले प्रश्न।